everyone. My name is Neha Kaushik and I'm here to teach you biology on my channel. So today we are going to study about the first chapter of biology, reproduction in organisms from class 12th. So we are starting from the content section. It includes lifespan, reproduction, asexual reproduction, vegetative propagation, sexual reproduction and events in sexual reproduction. तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं कि लाइफ स्पैन क्या होता है. इट इज़ अ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जिसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जब वो पैदा हुआ उससे लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है वो लाइफ स्पैन कहलाता है. अगर इस बीच में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कभी भी लाइफ स्पैन में इंक्लूड नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ एनिमल्स का लाइफ स्पैन लिखा हुआ है जो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ. बटरफ्लाई 1 to 2 weeks लाइफ स्पैन होता है बटरफ्लाई का. फ्रूट फ्लाई 30 days, रैट 4 years, रैबिट 13 years, क्रो 15 years, डॉग 14 to 20 years, काउ 20 to 25 years, एलिफेंट 60 to 90 years, मैन 100 years एंड पैरट 140 years. तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि जो लाइफ स्पैन है वो कभी भी साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है. अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करूँ तो वहाँ पर आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि एक यहाँ पर क्रो ले लेते हैं और एक यहाँ पर पैरट ले लेते हैं. तो क्रो का लाइफ स्पैन देखिए 15 years है और जो पैरट है उसका लाइफ स्पैन है 140 years. जबकि इन दोनों के साइज़ एक ही जैसे होते हैं लेकिन तब भी इनके जो लाइफ स्पैन है उनमें काफ़ी डिफरेंस है. ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होता है कि जो लाइफ स्पैन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो कोरिलेट नहीं करता है उसके साइज से. सो द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विद देयर साइजेस. उसके बाद हमारे पास कुछ प्लांट्स भी हैं. प्लांट्स का मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहती हूँ, वही जो साइज से मैटर करता है या नहीं करता है. लाइक एज बनाना ट्री एंड पीपल. बनाना ट्री जो है उसका लाइफ स्पैन 25 years है और पीपल का जो लाइफ स्पैन है वो 2000 से लेकर 3000 years तक है. और यहीं पर बैनियन ट्री भी दिया हुआ है. बैनियन ट्री का जो लाइफ स्पैन है वो 200 years है. तो आप देख ही रहे होंगे कि इनका साइज़ सिमिलर होता है लेकिन उसके बावजूद इनका जो लाइफ स्पैन है उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस है. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि जो लाइफ स्पैन है ऑर्गेनिज्म का वो साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मेन स्टेजेस ड्यूरिंग लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन जो हमारी चलती है उसमें हम 4 स्टेजेस को इंक्लूड करते हैं जिसमें से आता है जुवेनालिटी, मैच्योरिटी, एजिंग एंड सेनेसेंस एंड फाइनली डेथ. तो जुवेनालिटी जो फेज़ है वो हमारे बर्थ से शुरू हो जाती है और जब तक हम सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो जाते या रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी नहीं हो जाते तब तक चलती है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, जुवेनालिटी बोलते हैं. मैच्योरिटी क्या आता है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए एबल हो जाता है तो उसको हम मैच्योरिटी बोलते हैं कि अब वो मैच्योर हो चुका है. उसके बाद आता है एजिंग एंड सेनेसेंस. एजिंग वो एज होती है जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली मैच्योरेशन ख़त्म कर देता है, मतलब जो उसकी रिप्रोडक्शन पावर है वो ख़त्म हो जाती है एजिंग के टाइम पर या सेनेसेंस के टाइम पर. और इस एज के बाद हम इंक्लूड करते हैं डेथ को. जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एजिंग और सेनेसेंस को कंप्लीट करता है तो फाइनली वो डेड हो जाता है, मतलब मर जाता है. ठीक है, तो ये हमारी लाइफ स्पैन है, उनके स्टेजेस हैं. उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे रिप्रोडक्शन को, क्योंकि अगर हमें लाइफ को कंटिन्यू करना है तो उसके लिए हमें रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा. Reproduction is a biological process in which an organism gives rise to its young ones similar to itself. तो रिप्रोडक्शन क्या है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दिखने वाला ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है या यंग वंस को पैदा करता है. तो ये जो यंग वंस हैं वो उनकी तरह ही दिखते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं, हम सेम नहीं बोल सकते उनको. उसके बाद द ऑफस्प्रिंग्स ग्रो, मैच्योर एंड प्रोड्यूसेस न्यू ऑफस्प्रिंग. क्या होता है, फिर यही जो यंग वंस हैं ये ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं और फिर यही नए ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करते हैं. तो रिप्रोडक्शन को हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक साइकिल है, किसके बीच में, बर्थ, ग्रोथ और डेथ के बीच में. ठीक है,
फिर हमने रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम इस वीडियो में सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कंप्लीट करेंगे और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में एक मेन डिफरेंस है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्व होता है, मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो अगर अभी तो हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन भी नहीं होता क्योंकि एक ही पेरेंट है। और गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है, गैमेट्स को हम सेक्स सेल्स बोलते हैं। तो ये जो सेक्स सेल्स फॉर्मेशन है ये मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में होता है, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को छोड़ दें अभी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी यहाँ पर नहीं होगा। फिर यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इन्वॉल्व्स ओनली अ सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म, हेंस नो फर्टिलाइजेशन अगर। मैंने अभी आपको बताया कि जो गैमेट्स है अगर उनका फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है गैमेट फॉर्मेशन का और फर्टिलाइजेशन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, एसेक्सुअल में नहीं आता। द इंडिविजुअल फॉर्म्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, दैट मीन्स दे आर क्लोन्स। ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं उनको हम क्लोन्स बोलते हैं, क्योंकि वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। अमीबा, जैसे आपने अमीबा का ऑफस्प्रिंग देखा है, अमीबा की जो डॉटर सेल्स होती है वो सेम एज अमीबा की तरह होती है। ठीक है, और उसमें जो लास्ट टॉपिक है आपका, लास्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स का, मल्टीप्लिकेशंस अकर्स रैपिडली। जो मल्टीप्लिकेशन है, आपने सुना होगा कि सेल डिवाइड होती है हमेशा रिप्रोडक्शन में, तो ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है सेल का वो बहुत ही जल्दी होता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें काफ़ी टाइप्स है, फिजन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजन की। फिजन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। नाम से ही हम समझ पा रहे हैं कि जो बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन मतलब जब सेल डिवाइड होगी तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। ठीक है, और जो मल्टीपल फिजन है, मल्टीपल फिजन की अगर हम बात करें तो मल्टीपल फिजन में 2 से ज़्यादा सेल्स डिवाइड होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे अमीबा में और मल्टीपल फिजन का हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम में। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऊपर जो डायग्राम दिया हुआ है बाइनरी फिजन का, इसमें सबसे पहले एक पेरेंट सेल दी हुई है। पेरेंट सेल में जो एक न्यूक्लियस है बीच में, जो सेंटर ब्लैक पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो अमीबा का न्यूक्लियस है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जो अमीबा का साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है, और जब साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म वो बिल्कुल ही डिटैच हो जाते हैं एक दूसरे से। तो उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है फाइनल, उसमें हमें 2 डॉटर सेल्स मिलती हैं। ठीक है, अमीबा की 2 डॉटर सेल्स। फिर उसके बाद आते हैं मल्टीपल फिजन में। मल्टीपल फिजन प्रोसेस तो सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो 2 ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर हमारे पास हमें रिजल्ट में मिल रहे हैं, मल्टीपल फिजन में 2 से ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले सेंटर में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाहर जो आपको डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं वो साइटोप्लाज्म है, देन सेल है और एक सिस्ट होता है। सिस्ट क्या है, प्रोटेक्टिव वॉल होती है, किसके लिए, जो ये सेल है हमारे पास इसके लिए। ठीक है, फिर ये जो न्यूक्लियस है ये सेल के अंदर ही डिवाइड होता है, मल्टीपल कॉपीज़ बना लेता है अपनी। देन जब ये सिस्ट मैच्योर हो जाता है तो वो रप्चर हो जाता है और डॉटर सेल्स इसमें से रिलीज आउट हो जाती है। तो ये थे हमारे बाइनरी फिजन जिसमें 2 डॉटर सेल्स बनती है, और मल्टीपल फिजन में हमारे पास मैनी डॉटर सेल्स बनती हैं। ठीक है, सेकेंड आता है हमारे पास बडिंग। बडिंग का जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो हाइड्रा का लिया है। हाइड्रा में क्या होता है, एक पेरेंट हाइड्रा होते हैं। पेरेंट हाइड्रा से एक छोटी सी आउटग्रोथ बाहर निकलती है, जिस आउटग्रोथ को हम बड बोलते हैं। ये बड
मैच्योर होती है, ग्रो करती है, और फिर उसके बाद जब ये फुल्ली ग्रोन हो जाती है तो ये अपने पेरेंट से डिटैच हो जाती है। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये जो पेरेंट से डिटैच हो चुकी है बड। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा रीजनरेशन प्लानेरिया में जो होता है। प्लानेरिया, पेरेंट प्लानेरिया जो होता है वो अपने आप को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, एंड देन यही 3 पार्ट्स रीजनरेट हो जाते हैं, और रीजनरेट के होने के बाद ये 3 डॉटर प्लानेरिया बना लेते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में भी शो दिख रहा है, हो रहा है यहाँ पे शो। जैसे कि जो फर्स्ट वाला पॉइंट है आपका, ऊपर देखिए जहाँ पर हेड सेक्शन है, हेड सेक्शन जिस ऑर्गेनिज्म का हेड सेक्शन कटा हुआ है उसके नीचे आपको पूरा का पूरा प्लानेरिया फिर से बना हुआ दिख गया। फिर मिडल पीस है, जिनका मिडल पीस पार्ट आ रहा है उसमें ऊपर हेड ग्रोन हो जाएगा और नीचे टेल ग्रोन हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका रीजनरेशन इन प्लानेरिया। उसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है स्पायरोगायरा का। स्पायरोगायरा जो है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है वैसे तो। ठीक है, तो 2 डॉटर स्पायरोगायरा यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। ये फिर ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद ये दोबारा से रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आते हैं स्पोर फॉर्मेशन पर। राइजोपस में होता है स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पर छोटे छोटे स्पोरेंजियम्स होते हैं जिनके अंदर स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स जब मेच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद ये रप्चर हो जाता है जो स्पोरेंजियम है, और उसमें से स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। फिर यही स्पोर्स आगे रिप्रोडक्शन में, मतलब रिप्रोडक्शन ये स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पर। वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो इंक्लूड होता है, लेकिन ये एनिमल्स में इंक्लूड नहीं होता। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, जिसमें कोई भी प्लांट का एक वेजिटेटिव पार्ट या फिर यूनिट एक बड़ा इंडिविजुअल बना लेती है या फिर एक मैच्योर इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाती है। द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कुड बी लीफ, स्टेम और रूट। लीफ भी हो सकता है वो प्लांट का, स्टेम भी हो सकता है और रूट भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। आगे मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स डाली हुई हैं, आप उसमें देख सकते हो अभी। ठीक है, तो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो 2 टाइप्स का होता है। नेचुरल मेथड भी इसमें इंक्लूड होता है और आर्टिफिशियल मेथड भी यूज होता है। तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे नेचुरल मेथड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले बाय रूट्स। आपने एग्जाम्पल देखा होगा कैरेट, टर्निप, रेडिश। उनमें जो स्टेम होती है, जो ओल्ड स्टेम होती है, अगर हम उसको ही सॉइल में डाल दें, ठीक है, तो वो क्या करती है, नए प्लांट को ग्रो कर देती है। क्योंकि जो कैरेट है, रेडिश है, उनकी जो स्टेम है, ठीक है, वो तो हम लोग खाते हैं। तो जो उनका रूट सेक्शन है, ठीक है, वो जो स्वेलन टैप रूट है, वो क्या किस में इंक्लूड होता है, वो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स में इंक्लूड होता है। उसके बाद आता है बाय स्टेम। स्टेम्स भी मॉडिफिकेशन करता है। ठीक है, जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं, सब एरियल स्टेम्स होती हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसको भी। तो वो भी क्या करती हैं, प्रोपेगेशन करती हैं। फिर लीव्स, जैसे कि आपने ब्रायोफाइलम का नाम सुना होगा। जो ब्रायोफाइलम है उसकी जो एजेस हैं, उसकी एजेस पर से नया प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, द यंग प्लांटलेट्स डेवलप फ्रॉम द एडवेंशियस बर्ड्स अलॉन्ग द नॉचेज ऑफ द लीव्स एट द मार्जिन्स। जो मार्जिन्स हैं, जो एजेस हैं लीव्स की, वहाँ से नया प्लांट ग्रो होता है। यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो, नीचे आपको इसकी रूट्स दिख रही हैं, स्वेलन रूट, ट्यूबर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ओल्ड स्टेम है ऊपर, फिर न्यू शूट है और नीचे फिर बड है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका रूट्स से जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। नीचे मैंने यहाँ पर लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम लिया हुआ है एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक बड़ा लीव दिया हुआ है, लीव से बड बाहर निकलती हुई दिख रही है, वो आउटग्रोथ देखिए, जैसे जहाँ पर लिखा है एडवेंशियस रूट्स। ये जो एडवेंशियस रूट्स है, ये हमारा क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बाद हमें रिजल्ट मिला, एक नया प्लांट उग गया है लीव से। फिर उसके बाद आता है अंडरग्राउंड स्टेम पर। यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, राइजोम्स ऑफ जिंजर, बल्ब्स ऑफ अनियन एंड ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो। तीनों डायग्राम्स में शोन है, राइजोम, बल्ब्स एंड ट्यूबर्स। ट्यूबर्स पोटैटो में देखिए जो वाइट कलर का आपको नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ट्यूबर्स हैं पोटैटो में। ठीक है, मतलब ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। सेम एज बल्ब्स ऑफ ऑनियन, ये भी। ठीक है, फिर आते हैं सब एरियल स्टेम्स पर। सब एरियल स्टेम्स में मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, ऑफसेट्स ऑफ वाटर हायासिंथ और
सकर्स ऑफ टोमेटो। वाटर हायसिंथ की आपने केस स्टडी भी पढ़ी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुना है आपने, टेरर ऑफ बंगाल। ये जो टेरर ऑफ बंगाल है ये एक स्टोरी है जिसमें क्या हुआ था एक बार कि जो बंगाल था वहाँ पर एक लेक था जहाँ पर बहुत सारे वाटर हायसिंथ ग्रो हो गए थे, और जिसकी वजह से जो वाटर हायसिंथ है उन्होंने उस लेक की जितनी भी ऑक्सीजन थी उस सबको एब्जॉर्ब कर लिया। मेनली जो वाटर हायसिंथ है वो क्या करते हैं, वाटर की जो ऑक्सीजन है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उस वाटर में जितनी भी एक्वेटिक एनिमल्स थे, एक्वेटिक स्पीशीज़ थी, वो उन सबको उन्होंने डेड कर दिया, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन बची नहीं, और जो फिशेस थी वहाँ पर वो सब ऑक्सीजन वाटर से ही लेती हैं, तो ऑक्सीजन ही ख़त्म हो गई तो वो कहाँ से सर्वाइव कर पाती, ठीक है। तो वो वाटर हायसिंथ, वाटर हायसिंथ बहुत जल्दी ग्रो करता है, किसकी हेल्प से, ऑफसेट्स की हेल्प से। आपको बीच में स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इनके बीच में, वो ऑफसेट्स है, ठीक है। ऐसे कंटिन्यू अपनी चेन्स बनाते जाते हैं और पूरी की पूरी वाटर बॉडी में ये फैल जाते हैं। उसके बाद है सकर्स ऑफ टोमेटो। ये तो सबने देखा ही होगा, हम सबके घरों पे लगे ही होते हैं टोमेटो, ठीक है। ये सकर्स होते हैं, इनसे भी नया प्लांट जनरेट होता है। लास्ट हमारे पास जो इसमें टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अभी हमने नेचुरल मेथड्स पढ़े, कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स भी हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड आता है कटिंग। कटिंग का जो मेथड है वो हम रोज़ के लिए यूज़ करते हैं। रोज़ के हम स्टेम को कट करते हैं और फिर उसको सॉइल में जाकर लगा देते हैं, तो नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जो जितने भी हम हाइब्रिड्स बनाते हो ग्राफ्टिंग के मेथड से ही बनते हैं, ठीक है। अगर हम रोज़ की भी बात करें तो रोज़ के जो हम मल्टी कलर्स फ्लावर्स बनाते हैं वो भी ग्राफ्टिंग के मेथड से ही होता है। इसमें दो पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, एक स्टॉक होता है, एक स्क्योन होता है, दोनों को जॉइन कर देते हैं स्लांटिंग पोजीशन में, कटिंग करते हैं दोनों की स्लांट पोजीशन में, और फिर उन दोनों को अटैच कर देते हैं एक पॉलीथीन शीट से। और पॉलीथीन के बाद हम पॉलीथीन मेनली हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा जो पार्ट हमने जोड़ा है उस पार्ट में बैक्टीरिया या फिर कोई इन्फेक्शन वगैरह ना लग जाए। अगर इन्फेक्शन लग गया तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट हमारे पास इसमें आता है लेयरिंग। लेयरिंग होता है आपने कोई भी एक प्लांट लगाया हुआ है, ठीक है, उस प्लांट को आपने सॉइल में लगाया हो, तो जहाँ जहाँ से वो प्लांट अटैच होगा सॉइल से उसी पार्ट से वो क्या करेगा, धीरे धीरे रूट्स बनाने लगेगा, और जैसे जैसे रूट्स बनेगी धीरे धीरे उसमें प्लांट्स भी ग्रो करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों मेथड्स हैं आपके, आर्टिफिशियल मेथड, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। इसके साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है आज की, और जो बाकी इसका आगे का पोर्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशंस अबाउट माई वीडियोज़।